इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज गुजरात की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा? गुजरात में नए सीएम के नाम के ऐलान से पहले हलचल बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। देखिए, अब जिन दो नामों की चर्चा बीते काफी वक्त से नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार हम दिखा रहे थे, वो है मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला। ये दोनों भी अब पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। मनसुख मांडविया एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं और इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। क्या इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण सवाल है। गुजरात की सियासत से इस वक्त एक और बड़ी खबर। 1 घंटे के बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें नए सीएम पर फैसला होगा। फिलहाल मौजूदा डिप्टी सीएम नितिन पटेल और रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री आरसी फल्डू रेस में सबसे आगे चल रही हैं। दोनों नेता पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2022 के चुनाव से पहले किसी पाटीदार नेता को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे जाने की खबर है। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला, आप दोनों भी जो है पहुंच चुके हैं पार्टी के दफ्तर में। ठीक 1 घंटे के बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू होनी है। नाम किसका तय किया जाएगा, एक संशय अभी भी बना हुआ है। क्या पाटीदार नेता का ही नाम आगे रहेगा? क्या नितिन पटेल जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेचर को और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने? इस वक्त बीजेपी ऑफिस में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस मीटिंग में एक्टिंग सीएम विजय रूपाणी और अगले सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे नितिन पटेल, आरसी फल्डू, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। अभी हम लोग आए हैं चर्चा तो करने को। अच्छा, अभी सांसदों को भी बुलाया गया था यहाँ पे, तो के साथ निष्कर्ष निकला है? सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी सब पार्टी परिवार है, सबसे बातचीत होती है। डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल का नाम सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा है। विधायक दल की बैठक से पहले नितिन पटेल ने बड़ा बयान दिया। नितिन पटेल ने कहा कि पार्टी मजबूत, पॉपुलर, अनुभवी नेता को सीएम बनाएगी। पटेल ने कहा कि वैसा सीएम बनेगा जिसे पूरा गुजरात जानता हो। हमेशा कोई पण नेतृत्व तो पार्टी मजबूत पसंद करे, लोकप्रिय पसंद करे, अनुभव वाला व्यक्ति ने पसंद करे અને સ્વાભાવિક છે કે બધાને સાથે રાખીને ચાલે અને આખું ગુજરાત જેમને ઓળખતું હોય એવા મુખ્યમંત્રી હોવા જોઈએ। तो आपने सुना नितिन पटेल को। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत, पॉपुलर, अनुभवी नेता को सीएम बनाएगी। ऐसा नाम जो विकास के काम को आगे बढ़ाएगा, जिसे पूरा गुजरात जानता हो, वैसा सीएम चाहिए। तो दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उससे पहले अब हम उन नामों की चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने के करके वो नाम रख रहे हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं सीएम की रेस में, जिनमें पहला नाम है नितिन पटेल का। 2016 से गुजरात के डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के सबसे दिग्गज पटेल नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। मेहसाणा से 2012 और 2017 में विधायक चुने गए हैं। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही है और उनके हाल ही के बयान के बाद यह और पुख्ता हो जाता है कि हिंदुत्व विचारधारा के प्रति उनका लगाव कितना बड़ा है और कैसा है। अब अगले नाम की बात करते हैं। सीएम की रेस में आरसी फल्डू का नाम इस वक्त दूसरा ऐसा नाम है जो आगे चल रहा है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर में वो मौजूद भी हैं। जामनगर साउथ से विधायक हैं फल्डू और 2017 से गुजरात के कृषि और पशुपालन मंत्री हैं। लेउआ पटेल समुदाय के बड़े नेता कहे जाते हैं। 2 बार गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान भी संभाल चुके हैं। 2012 में बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए ये चुनाव हारे थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी निर्णय कपूरी जानकारी दे रहे थे कि इनकी इक्वेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कही जाती है। अब देखिए सीएम की रेस में अगला नाम कौन सा है? मनसुख मांडविया।
कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक है मनसुख मांडविया। 2012 से गुजरात से राज्यसभा सांसद है। कड़वा और लेवा पटेल समुदाय में इनकी अच्छी पैठ है। 2002 से 2007 तक गुजरात में विधायक रहे हैं और 2015 में मांडविया युवा महासचिव बने। मृदु स्वभाव के कहे जाते हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इनका भी नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा है, लेकिन क्या इन्हें सीएम बनाया जाता है या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम की रेस में अगला नाम पुरुषोत्तम रूपाला का है। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री बनाए गए हैं और गुजरात के पाटीदार समाज के बड़े नेताओं में से ये भी एक है। 1980 से बीजेपी के सदस्य हैं पुरुषोत्तम रूपाला। 1991 में अमरेली से पहली बार विधायक बने और 3 बार अमरेली से विधायक चुने गए हैं। अब सवाल यह है कि पुरुषोत्तम रूपाला, जिनका कद और जिनकी पॉपुलैरिटी भी गुजरात में अच्छी खासी है, क्या एक बार फिर गुजरात में वो लौट सकते हैं? क्या वहां पर सीएम की पद की कमान, गुजरात की कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है? अहम सवाल है। अगला नाम देखिए सीएम की रेस में प्रफुल्ल पटेल का भी है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के प्रशासक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये भी खास माने जाते हैं। अमित शाह के बाद गुजरात के गृह मंत्री बने थे और 2010 से लेकर 2012 तक गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर इन्होंने अपना काम संभाला। आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये वो नाम है जो इस वक्त चर्चा में लगातार बने हुए हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहला नाम तो नितिन पटेल, जिस पर हम लगातार बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, या हम फल्टू की बात करें, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट निर्णय हम देख रहे हैं, गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला भी पहुंचे हैं। क्या संभावना दिखाई देती है कि केंद्र की राजनीति से निकलकर इनमें से किसी एक चेहरे को गुजरात की कमान सौंपी जा सकती है? क्या यह संभावना है? ताल्लुक है, ये अपेक्षित है आज की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के तौर पे गुजरात से, इसलिए इन्हें यहाँ इनवाइट किया गया है। और क्योंकि एक क्रूशल फैसला लिया जाना है गुजरात की राजनीति में, इसलिए ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक इन दोनों को केंद्र से गुजरात में शिफ्ट करने की बात है, फिलहाल इस वक्त उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो हम देख रहे हैं संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत अहम मंत्रालय दोनों को दिए गए हैं। दोनों उसमें काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनसुख मांडविया, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उन्हें आप देखिए क्रूशल स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसे समय पर दिया गया जब देश जो है वो पैंडेमिक से जूझ रहा है, कोविड पैंडेमिक से। और जिस तरह से उन्होंने ये मंत्रालय संभालने के बाद वैक्सीनेशन के क्षेत्र में जो काम किया है, तेज़ी जिस तरह से आई है, ऐसे में ये नहीं लगता है कि इस क्रूशल स्टेज पर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा करके गुजरात की राजनीति में भेजा जाएगा। हो सकता है वहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाए, इसीलिए शायद उनके नाम पे चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन हो सकता है उन्हें इस वक्त केंद्र में ही रखना ज़्यादा बेहतर समझा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उनमें इस वक्त जो 2 नाम हैं वो नितिन पटेल और आरसी फल्टू पे ही जीरो इन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी हालांकि हम लगातार ये मेंटेन कर रहे हैं, मेरी बात भी हुई है प्रफुल्ल पटेल से, वो लक्षद्वीप में मौजूद हैं, लक्षद्वीप से निकले नहीं हैं अभी तक। लेकिन जो बीजेपी दफ्तर में ज़्यादातर जिन भी नेताओं से हमारी बात हो रही है, अंदर खाने वो यही कह रहे हैं कि उन्हें एक सेंस जो मिल रहा है वो प्रफुल्ल पटेल का हो सकता है। मतलब प्रफुल्ल पटेल, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। निर्णय में एक बार फिर दर्शकों को आपके हवाले से ये बता दूं, निर्णय कपूर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इंडिया टीवी के दर्शकों को कि नितिन पटेल और आरसी फल्टू के अलावा जिसके नाम पर एक ऐसा मैं ये कह सकती हूँ निर्णय कि ये आपके इनसाइड सोर्सेस से आपको ये खबर मिल रही है कि उनके नाम को लेकर गंभीरता से मंथन हो रहा है। देवेंद्र, आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस नाम को सुनने के बाद। निर्णय में एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ देवेंद्र से, क्या कहते हैं आप? जी, निश्चित तौर पे प्रफुल्ल पटेल की वहाँ गैर मौजूदगी इस बात का संकेत नहीं है कि उनका नाम बहुत सीरियसली कंसीडर नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जाएगा अंतिम फैसला के समय। अभी मैंने किसी टॉप सोर्स से ये पूछा था तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखा, और जब मैंने कहा कि लेकिन वो तो लक्षद्वीप में है, तो फिर उनका रिप्लाई आया मीनाक्षी कि
उनके नाम का ऐलान होने के लिए उनका वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। तो जाहिर तौर पे अगर इतने बड़े सोर्स से अभी भी वो नाम बताया जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रफुल्ल पटेल को अभी भी एक बहुत सीरियस नाम के तौर पे कंसीडर करना चाहिए। जी, निर्णय कहिए। मैं ये मीनाक्षी, मैं इसमें यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूं जो देवेंद्र बता रहे हैं। मेरी भी यहाँ पे कुछ नेताओं से इसी संदर्भ में बात हुई। मैंने उनसे कहा कि प्रफुल्ल पटेल तो यहाँ मौजूद नहीं है और परंपरा ये है कि जिसका चुनाव होता है, जिस नेता का, वो विधायक दल की बैठक में मौजूद होता है। ऑप्टिक्स के तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये अनिवार्य भी है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति, वो नेता यहाँ मौजूद हो, इसलिए आप उसको पूरी तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने साथ में राइडर लगा दिया कि ये उनका अनुमान है, ये उनका ये उनकी धारणा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरह की चर्चा हम देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 साल से, इनफैक्ट विजय रूपानी का जाना जो हमने देखा वो कल अचानक देखा, उनका इस्तीफा देते हुए उन्हें, लेकिन विजय रूपानी के जो जाने की चर्चा थी वो गुजरात में पिछले 1.5 साल से चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल में जब भी ये चर्चा हुई कि संभावित नाम कौन होगा, एक नाम प्रफुल्ल पटेल का हमेशा चर्चा में आता रहा, लेकिन वो हमेशा लो प्रोफाइल रहे। कहीं उन्होंने किसी से इस बारे में बात नहीं की और ना ही कोई ऐसा इंडिकेशन दिया। और आज भी अगर हम घटनाक्रम देखें तो वो गुरुवार को आते हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है और करीब 2 घंटे मुलाकात होती है। 2 घंटे वो प्रधानमंत्री से मिले दिल्ली में, और उसके बाद हालांकि वो कुछ और मंत्रियों से भी मिले, रेल मंत्री से भी मिले थे दिल्ली में जब वो आए थे। मेरी उनसे कल बहुत विस्तार से बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं अपनी टेरिटरी के काम को लेकर के, जो आजकल मैं 3 अलग अलग टेरिटरीज को एक साथ देख रहा हूँ, उस काम से मुझे भेजा गया, कुछ स्पेशल टास्क दिए हुए हैं, वो मुझे पूरे करने हैं। और उसके बाद आप देखिए वो दिल्ली से सीधा कोची जाते हैं और कोची से फिर वो सीधा लक्षद्वीप चले जाते हैं। देखिए, जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें हमने कई बार देखा है कि अचानक ऐसा एक नाम जो जिसपे ऑलरेडी मोहर लग चुकी हो, उसे अचानक एक तरह से आउट ऑफ साइट कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, इसलिए अब मैं एक नाम अब आपसे निर्णय ये पूछती हूँ, उसके बाद फिर मैं हर्षी उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। क्या सीआर पाटिल भी मुख्यमंत्री के पद की रेस में एक नाम हो सकते हैं? क्या ये संभावना भी हो सकती है? देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, उनके स्टाइल ऑफ थिंकिंग से बात करें, उनका जो अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जिस तरह से अचानक वो कोई एक ऐसा कार्ड निकालते हैं अपने पैक ऑफ कार्ड में से, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यस, सीआर पाटिल भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है इस लिहाज से। आपको बता दूं उसकी भी वजह है, ऐसा नहीं है कि उसके पीछे लॉजिक नहीं है। देखिए, सीआर पाटिल को करीब 1.5 साल पहले गुजरात में, करीब साल भर पहले गुजरात में पार्टी प्रमुख बना करके भेजा गया, और जिस तरह से उनका हमने देखा डे टू डे बेसिस पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद होता है, जिस प्रकार से उन्हें सत्ताएं दी गई हैं, जिस तरह से उन्होंने आकर के पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, प्रधानमंत्री का एक तरीका ये भी है कि वो हमेशा उस लीडर को पहले एक्लेमेटाइज करवाते हैं सिचुएशन के साथ, उसे पूरी तरह लॉजिकली एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पूरा माहौल बनता है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें, भले ही वो कास्ट न्यूट्रल हैं, भले ही वो गुजराती नहीं है, मराठी समुदाय को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पले बड़े यही हैं, पूरी जिंदगी उनकी गुजरात में। अब देखिए, निर्णय आपने जो बात बोल दी ना, कास्ट न्यूट्रल, मैं दरअसल इसी पॉइंट के साथ में हर्षी आपके पास आना चाह रही थी, इसलिए निर्णय में, माफ कीजिए, आपको यहाँ रोक रही हूँ। एक ऐसा नाम जो कास्ट न्यूट्रल भी नजर आता है, एक ऐसा नाम जो नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी इक्वेशन के लिए भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट भी नहीं बटोर रहा है। तो जो चर्चा अभी तक मैं आप तीनों से मैं सुन पा रही हूँ, उसके हिसाब से क्या एक नाम सीआर पाटिल भी हो सकता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर हो सकते हैं। और अभी इस चर्चा के बीच में अभी अहमदाबाद से मुझे एक जो पटेल समुदाय से ही हैं, उनको मैंने ये संदेश किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सरदार धाम जो वो बिल्डिंग बननी है, उसका चित्र उन्होंने भेजा, और उसमें किसी पाटीदार नेता का चित्र नहीं है, उसमें सरदार पटेल हैं और नरेंद्र मोदी हैं। यानी अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पाटीदारों के नेता के तौर पर सिर्फ वही, दूसरा कोई नाम नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं कि क्या जाति की जो चर्चा है वो नहीं होगी, तो मुझे लगता है गुजरात में होती भी नहीं रही है, तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये नहीं होने वाली। सीआर पाटिल
सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मार्जिन से जीतकर संसद पहुंचे। सीआर पाटिल एक ऐसे नेता के तौर पर आए जिसको गुजरात में कहा गया कि ये क्या बाहर से हैं, क्या दूसरे राज्य से हैं, क्या। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली देखते हैं तो कोई भी किसी जाति की वजह से, क्षेत्र की वजह से कहीं प्रमुखता पाएगा, ये नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये के नाम इस वजह से भी चर्चा में हो सकता है। और अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि अगर नए तरह की बीजेपी बनानी है, जो अभी तक चली आ रही है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, नए लोगों को शामिल करना है, तो इस वजह से भी एक नाम इस पर हम गंभीरता से देख सकते हैं। देवेंद्र, जो हर्ष जी ने अब से थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स ये उनकी पहचान नहीं रही, नरेंद्र मोदी की पहचान नहीं रही है, लेकिन आपने खुद ने इस बात को डिनाई किया कि बीते कुछ समय में जो पॉलिटिक्स उनकी बदली है वो कास्ट सेंट्रिक दिखाई दे रही है। और यही बात हर्ष जी भी कहे थे कि अगर पाटीदार समुदाय से ही कोई चेहरा सीएम बनाया जाता है तो फिर यह कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने शीर्षासन कर लिया है। इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए, आपको कौन सा नाम नजर आता है जो कास्ट पॉलिटिक्स से भी अलग है, जो नितिन पटेल को शायद नाराज भी ना करे, एक ऐसा नाम? और खास पॉलिटिक्स की बात करें तो नरेंद्र मोदी की राजनीति में भले ही वो बात कही नहीं जाती हो, लेकिन उस फैक्टर को कंसीडर किया जाता है और ये लाजमी भी है। अगर आप इंडिया में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कास्ट को ओवरलुक कर दिया, संभव नहीं। आपने देखा कि उनके अपने प्रधानमंत्री का जो कैंपेन चल रहा था, ईवीसी फैक्टर को किस प्रकार से हाईलाइट किया गया था कि पीएम मोदी किस प्रकार से ईवीसी से आते हैं, और वो चीज़ें दिखेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसका कोई निर्लज प्रदर्शन नहीं होता या भेदभाव वाले रूप में प्रदर्शन नहीं होता, जैसा कई सारे क्षेत्रीय दल करते हैं। रह गई बात गुजरात के लिहाज से, जैसे सीआर पाटिल की बात आप कर रही हैं, निश्चित तौर पे वो एक परफॉर्मर हैं सांसद के तौर पे, या उससे पहले जो उनका वहाँ पे दफ्तर है मीनाक्षी, 2015 में ही ISO 2009 का सर्टिफिकेट उसको मिल चुका था। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बैठकों में जिक्र तक करते रहे, दूसरे सांसदों को कई बार उन्होंने कहा है कि आप सीआर से समझिए कि कैसे काम करना है लोगों का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं पीएम मोदी के। लेकिन अभी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के बजाय मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें डाउट मुझे कल रात तब हुआ मीनाक्षी, जब सीआर पाटिल ने खुद एक बयान जारी करके ये कहा कि वो इस रेस में नहीं है। आमतौर पर ऐसा कहने की नौबत तब आती है जब आप प्रमुख पद पर हैं, जब आपको ये डाउट क्लियर कर देना होता है ताकि आपका नाम ना चले और आप जाहिर तौर पर वो फैसला हो चुका होगा। लेकिन जब नाम नहीं चलता है वही नाम जो है हमने देखा है कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आते हैं। इसमें फर्क ये है कि वो तब होता है जब वो व्यक्ति खुद उस पद पे ना हो। अगर बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो इस चीज को क्लियर कर रहे हैं तो वहां पे मुझे ये डाउट हुआ कि शायद इसका मतलब वो इस रेस में नहीं है। अदरवाइज ये माना जा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार का वो परफॉर्मेंस देते हैं या जितने ट्रस्टेड हैं पीएम मोदी के, ये माना जा रहा था कि वो बहुत सीरियस नाम है और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री खुद ही अपने नाम को डिनाई कर रहे हैं। इसमें निर्णय भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी, निर्णय कहिए। देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये जो खुद पाटिल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आने की जो बात है, इसके बाद इनफैक्ट तब तक पाटिल के नाम को लेकर के इतनी ज़्यादा सीरियस स्पेकुलेशंस नहीं थे। लेकिन जब पाटिल ने स्टेटमेंट दिया, सीआर पाटिल ने जैसे ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद इनफैक्ट उनके नाम की चर्चा और ज़्यादा सीरियस हो गई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप उस घटनाक्रम को याद कीजिए जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था। आनंदीबेन पटेल ने जब इस्तीफा दिया था तब विजय रूपानी भी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे और विजय रूपानी की तरफ से सेम यही स्टेटमेंट आया था जो आज सीआर पाटिल की तरफ से कल शाम को आया है। इसलिए राजनीति में ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ये कई बार बहुत ही मैनिफेस्टेड थॉट प्रोसेस के साथ दिए जाते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद इनफैक्ट सीआर के नाम की चर्चा ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। हालांकि संभावना इतनी ज़्यादा नहीं लगती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अभी करीब 15 दिन पहले ही सीआर पाटिल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि विजय रूपानी के नाम पर ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए 15 दिन के बाद ही विजय रूपानी खुद आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए राजनीति में मेरा ऐसा मानना है कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो कई बार इश्यूज को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी दिए जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे नेता और बहुत बड़ा वर्ग पार्टी में ये मान रहा है कि कुछ बड़ा जब हम ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं तो वो बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है कि सभी कास्ट इक्वेशंस को एक तरफ रख दिया जाए और आप एक ऐसे नेता को ला करके मुख्यमंत्री बना दें जिसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको कोई चैलेंज ना कर पाए। बिल्कुल। अगर वो
स्टेप लेते हैं नरेंद्र मोदी, जी। तो उस सूरत में पार्टी एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं। बिल्कुल हर्ष, देखिए हमें इस बात को बार बार मेंशन करना होगा कि जब भी हम लोग आज तक गुजरात की चर्चा करते आए हैं, हम ये कहते आए हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात है, ये ब्रांड गुजरात है, ये विकास वाला गुजरात है। तो एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो उनकी ब्रांड इमेज को बनाए रखे, और गुजरात में बीजेपी के जीत का मतलब है ब्रांड मोदी की जीत, या अगर वहां पर बीजेपी कमजोर होती है तो ये ब्रांड मोदी की हार होती है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी, और किसी भी नाम को लेकर हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते हैं कि किस नाम पर मुहर लगाएंगे खुद नरेंद्र मोदी। और मीनाक्षी, एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, वो लगातार गांधीनगर में हैं, अहमदाबाद में हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, किसी मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लेना हो, कोई नया मुख्यमंत्री बनाना हो, तो उसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रहने की जरूरत नहीं होती है। वो रहें या ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक संदेश और है जो पिछले कहें कि कुछ समय से चर्चा में हो रही थी, ये बात बहुत ज्यादा, विशेष करके पार्टी के भीतर, कि सांगठनिक तौर पर फैसले में जो कहें कि इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उसमें सांगठनिक तौर पर कितनी सहभागिता है, संगठन की कितनी ताकत दिख रही है। मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि BL संतोष वहां खुद हैं, और जिस तरह से वो गए, त्यागपत्र विजय रूपानी का होता है और कहा जाता है कि उन्होंने ही बात की। अब दूसरे लोगों ने भी बात की होगी, लेकिन ये कहा जाता है कि विजय रूपानी से जो त्यागपत्र लिया वो कहा गया BL संतोष ने कहा। तो अपने आप में आप इसको इस तरह से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्ट्रक्चर है पार्टी का है, यानी कैडर को एक आदमी एड्रेस करता है जो फुल टाइमर है, प्रचारक है, और तो उसको हम फिर से आते हुए देख रहे हैं, उसी व्यवस्था को लागू होते हुए देख रहे हैं। यानी ऐसा चेहरा जो संगठन की पसंद हो, जो विधायक दल की पसंद हो, और उससे ऊपर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद हो, उस नाम पर ही मुहर लगनी है। लेकिन अब इसका फैसला कब होगा? 3 बजे से बैठक शुरू होनी है, इंतजार अभी हमें और करना होगा। ये चर्चा भी इसलिए जारी रहेगी, थोड़ी ही देर बाद गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अपडेट के साथ फौरन लौट रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुजरात में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अगले आधे घंटे के बाद खत्म हो सकता है। गांधीनगर में दोपहर 3 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके लिए दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक पार्टी दफ्तर में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व सीएम रूपाणी और सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार नितिन पटेल भी दफ्तर में ही मौजूद हैं। इसके अलावा एक और दावेदार आरसी फल्दू भी पार्टी दफ्तर में है। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला भी गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। निर्णय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निर्णय, जितने बड़े नाम हैं वो सब इस वक्त वहीं मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। केवल एक नाम जो अभी इस बैठक में मौजूद नहीं है वो है प्रफुल्ल पटेल। तो अब आप एक बार इन तमाम खबरों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए ये बताएं कि प्रफुल्ल पटेल का नाम और नितिन पटेल के नाम में दोनों में से मजबूत कैंडिडेचर किसका नजर आता है, अगर पार्टी की निगाह से आप समझें। देखिए, अगर मीनाक्षी, जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है, लगभग तमाम विधायक जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। कुछ एक जो बचे हैं वो बस अब कुछ देर में पहुँच जाएंगे। 3 बजे बैठक शुरू होगी। लेकिन उससे पहले की जो कवायद है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 2 तरह के थॉट प्रोसेस यहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं। एक है ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, जिसमें ज़्यादातर जो नेता हैं उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं में से एक नेता को चुना जाएगा। ऐसा शीर्ष नेतृत्व का भी मानना है, ये उनका कहना था। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में एज सच अगले 1 साल में चुनाव होने हैं, और ऐसे में अगर आप कोई बाहर से नेता लाते हैं और उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसे 6 महीने में दोबारा चुनना होगा। उनका ये कहना है कि इलेक्शन होगा, पार्टी जीत भी जाएगी, वो नेता जीत भी जाएगा, लेकिन कई बार जनरल इलेक्शन से पहले एक और इस तरह से बाय इलेक्शन करवाना वो विपक्ष को भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं।
विपक्ष के पास भी खुद को कंसोलिडेट करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती है। तो ऐसा रिस्क शायद पार्टी नहीं लेना चाहेगी। ये है एक ट्रेडिशनल थिंकिंग, जो परंपरागत थिंकिंग चली आ रही है। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी कई बार हमने देखा है सरप्राइजेस देते हैं, परंपरागत जो सोच है उससे पूरी तरह अलग करके पूरी एक पिक्चर पलट देते हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है वो बाहर से भी किसी को ला करके मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ऐसे में कुछ प्रबल दावेदार हैं जिनमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त इसकी चर्चा चल रही है। प्रफुल्ल पटेल एक ऐसा नाम है जो कि अपने आप को प्रूव कर चुका है, लंबा प्रशासनिक अनुभव है उनके पास। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। पहली बार इनफैक्ट इस पोजीशन पे किसी पॉलिटिकल पर्सन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखने का एक एक्सपेरिमेंट किया था, वरना इस पोजीशन पे ब्यूरोक्रेट्स ही अब तक आते रहे थे। इसके अलावा उन्हें जब लक्षद्वीप का चार्ज दिया गया, लगातार वो लक्षद्वीप के बेटरमेंट के लिए भी काम करते रहे। कई उन्होंने टफ डिसीजन लिए जिसपे कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई, लेकिन मोदी को उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो पसंद आता है, क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको मैच करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा प्रशासनिक अनुभव गुजरात में भी उनके पास है। वो गुजरात के इनफैक्ट जब अमित शाह गुजरात से बाहर गए थे तब गुजरात के गृह मंत्री का कार्यभार भी उन्होंने 2 साल के लिए संभाला था। तो काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और दूसरा के जहाँ तक आप मजबूत, पॉपुलर और कर्मठ नेता की बात कर रहे हैं तो वो सारी क्वालिटीज़ भी उनमें नज़र आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, उन्होंने क्या सोच रखा है। क्योंकि देखिए दोनों तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी से मिलकर निकले हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक लंबी मीटिंग भी हुई। जो लेटेस्ट इंडिकेशन है निर्णय, उस इंडिकेशन के साथ मैं देवेंद्र आपके पास आ रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, उनके कामकाज का तरीका प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आना और साथ ही लो प्रोफाइल रहते हुए तेजी से काम करते चले जाना और आज इस बैठक में मौजूद ना होना, ये इंडिकेशन क्या देता है? आपके अपने सोर्सेस क्या बताते हैं? और देखिए, बैठक में होना एक स्वाभाविक सी चीज़ मानी जा रही थी अगर उनके नाम का ऐलान होना होता तो, लेकिन ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। जब आप गवर्नर के पास जाएंगे उस समय निश्चित तौर पे विधायक दल के नेता के तौर पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये निश्चित तौर पे थोड़ी सी विचित्र स्थिति दिखेगी कि अगर प्रफुल्ल पटेल के नाम का ऐलान होना था तो प्रफुल्ल पटेल को फिर वहाँ पर उनकी मौजूदगी विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं रही, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा एक डाउट तो निश्चित तौर पर बनता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसी कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है कि ये होना ही चाहिए था। और कुल मिलाकर अभी भी सोचिए कि 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और मीनाक्षी, हम सभी जानते हैं कि इस बैठक में तय नहीं होता है, तय तो पहले हो जाता है, लेकिन आधे घंटे पहले तक अगर ये जानकारी वहाँ से नहीं आ रही है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सीक्रेसी के साथ इस काम को किया जा रहा है। और कई अलग अलग लोगों से जब हम लोग लगातार मैसेज के मार्फत पूछ रहे हैं तो बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है। कोई बोल रहा है नितिन पटेल नंबर 1, कोई CR पाटिल, कोई प्रफुल्ल पटेल, मतलब ये सारे वो लोग हैं जो कि सिस्टम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद अभी तक किसी को इंडिकेट नहीं किया है कि आखिर उनकी पसंद कौन होने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन निर्णय क्या, जैसे हमने देखा था पिछली दफा भी जब आनंदीबेन पटेल पद से हटी और उनकी जगह विजय रूपाणी को बनाया गया मुख्यमंत्री, उस वक्त भी नितिन पटेल का नाम आगे चल रहा था। उस वक्त भी वो हर जगह दिखाई दे रहे थे, उनके बयान कुछ इस तरीके के थे जो कॉन्फिडेंट बताते थे उनको कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बार उनका जिस तरीके का बयान आया है, जिस तरीके का अप्रोच उनका दिखाई देता है, उससे थोड़ा संशय खड़ा होता है। ऐसे में अगर नितिन पटेल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या ये नाराजगी पार्टी उठाने के लिए तैयार है, वो भी तब जब पाटीदार समुदाय कुछ हद तक नाराज नजर आता है भारतीय जनता पार्टी से? पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि आप इससे पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक अगर पाटीदार समुदाय नाराज है और नितिन पटेल भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो क्या ये एक डेंट खाने के लिए बीजेपी तैयार है गुजरात में? देखिए, इसको ना आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा। नितिन पटेल जाहिर सी बात है एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं पाटीदार समुदाय के, कड़वा पाटीदार समुदाय से वो आते हैं, उत्तर गुजरात में उनका खासा प्रभाव भी है। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी होगी मीनाक्षी कि वो केशुभाई पटेल से बड़े नेता नहीं है।
केशुभाई पटेल जब खुद केशुभाई पटेल पार्टी छोड़ करके चले गए, वो डेंट नहीं करवा पाए थे। उनकी पार्टी ने बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, केशुभाई ने खुद प्रचार किया और उसके बावजूद वो सिर्फ 2 सीटें जीत कर आ पाई थी। तो ये भी हमें नहीं मानना चाहिए कि पाटीदार अगर एक पाटीदार नेता नाराज़ हो गया तो पार्टी को वो पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। हाँ, समीकरण जरूर बदले हैं। अब नरेंद्र मोदी डायरेक्ट फाइट में नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे धीरे इनरोड बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसी सूरत में हो सकता है कांग्रेस एक बार दोबारा अपने आप को रीसरक करने की कोशिश करेगी। ये सारे समीकरण हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की इस वक्त जो परिस्थिति है और जिस फॉर्मिडेबल पोजीशन में पार्टी है ओवरऑल, उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि किसी एक नेता के नाराज़ हो जाने से वो पार्टी को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा पाएगा। और गुजरात में हमने अमूमन ये देखा है, पिछले 30 सालों का इतिहास अगर आप उठा के देख लें, 30 सालों क्या, पिछले 50 सालों का इतिहास अगर आप उठा के देख लें, चिमनभाई पटेल से लेकर अभी तक विद्रोहियों को गुजरात की जनता ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। और ये बात नितिन पटेल भी बखूबी जानते हैं। इसलिए उनका अगर विरोध हुआ भी तो वो अंदर खाने होगा, वो हो सकता है खुल करके सामने नहीं आएंगे। जब उनको मंत्रालय नहीं दिया गया था उनका मनपसंद, तब भी उन्होंने जो विरोध जताया था वो बड़ा ही इनडायरेक्ट वे में जताया था। उन्होंने खुल करके वो सामने नहीं आए थे क्योंकि उन्हें ये बात पता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा एक कंसर्न होगा पार्टी के लिए। हाँ, जो दूसरे समीकरण हैं उन सबको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आउटराइटली उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा या हर सिचुएशन के हिसाब से उनको अहमियत नहीं दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस डर से उन्हें बनाया जाएगा ये मुझे नहीं लग रहा है कि विरोध हो जाएगा और इसलिए नितिन पटेल को बनाना जरूरी है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा ही नहीं होती और शायद इस तरह का माहौल भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इस बार क्योंकि ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है, यहाँ पे जैसे पिछली बार हुआ था जब आखिरी दौर में चेंजेस हो रहे थे, तब ऐसे इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे कि कुछ अलग होने जा रहा है। इस बार ये भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि जहाँ सारे नेता बैठे हुए हैं उनके रिएक्शंस भी नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो पूरा एरिया जो बहुत बड़ी सीक्रेसी है और इसी सीक्रेसी को मेंटेन किया जा रहा है। और जब तक कोई नाम खुद पार्टी अनाउंस नहीं कर देती तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। और हम केवल संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।